हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। हमारे पड़ोस में एक बूढ़ा यहूदी जोड़ा रहता था। हमारे बच्चों की चीख पुकार से उन दोनों की नींद खुल गई और फिर बहुत देर तक नहीं आई। सुबह बुढ़िया इस उलाहने को लेकर मेरे घर आई। उस समय तक मैं अपने काम में लग गया था। जब बूढ़ी यहूदीन हमारे घर आई तो मेरी पत्नी समझ गई कि क्या उलाहना लेकर आई होगी। उसके बोलने के पहले ही मेरी पत्नी ने कहा, दीदी, मैं जानती हूँ कि रात को इन कमबख्तों के शोर की वजह से तुम लोगों को नींद नहीं आई होगी। हमने भी इन्हें बहुत डांटा है, तुम भी इन्हें क्षमा करो। क्या किया जाए, बच्चे तो बच्चे ही है। जरा सी बात पर खुश हो जाते हैं, जरा सी बात पर आसमान सिर पर उठा लेते हैं। ये देखो, इस शीशे के टुकड़े के लिए ये अभागे कल रात को लड़े मरे जा रहे थे। यह कहकर मेरी पत्नी ने वह हीरा उसे दिखाया। यहूदी खुद रत्नों का व्यापारी था और यहूदीन को भी रत्नों की पहचान थी। वह आश्चर्य से जड़वत हो गई। फिर बोली, ऐसा ही एक शीशे का टुकड़ा मेरे पास है, तुम इसे बेच दो तो मैं जोड़ा बनाकर पहन लूंगी। उसने अपनी चालाकी से यह न बताया कि यह अत्यंत ही मूल्यवान हीरा है। मेरी पत्नी उसे बेच भी देती, लेकिन सारे बच्चे रोने लगे कि यह टुकड़ा न बेचो, हम अब कभी शोर न करेंगे। इसीलिए बात खत्म हो गई, क्योंकि बुढ़िया असलियत नहीं बताना चाहती थी। लेकिन घर जाने के पहले मेरी स्त्री से चुपके से कह गई कि इसको कोई देखने ना आए और बगैर मुझे बताए इसे किसी के हाथ न बेचना। फिर बुढ़िया ने अपने पति की दुकान पर जाकर उस हीरे का पूरा वर्णन किया तो उसने कहा, ऐसे दुर्लभ हीरे को किसी भी मूल्य पर खरीद लो, पहले तुम उसका थोड़ा दाम लगाना। वे लोग उसका मूल्य तो जानते नहीं है, शायद थोड़े ही में उसे दे दे। न माने तो धीरे धीरे दाम बढ़ाना, लेकिन किसी मूल्य पर भी हो उसे ले जरूर लेना। अपने पति के आदेश पर यहूदीन मेरी स्त्री के पास आई और बोली, मैं इस शीशे के टुकड़े के लिए तुम्हें 20 अशर्फी दे सकती हूँ। मेरी पत्नी ये सुनकर चौंकी और समझ गई कि इस टुकड़े में कोई खास बात है, तभी ये इतना दाम देने को तैयार है। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इतने में मैं भी दोपहर का भोजन करने के लिए घर आया। दोनों स्त्रियों को बातें करते देखा। मेरी पत्नी मुझे अलग ले जाकर बोली, यह यहूदीन शीशे के टुकड़े के लिए 20 अशर्फिया दे रही है। मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तुम कहो तो ले लूं, आखिर शीशे का टुकड़ा ही तो है। मुझे उसी समय साथ की बात याद आई कि यह पैसा तुम्हारी किस्मत चमका देगा। मैं कुछ कहता इसके पहले यहूदीन मेरे पास आकर कहने लगी कि मैं इस टुकड़े को 20 अशर्फियों में लेना चाहती हूँ। मैं चुप ही रहा। फिर यहूदीन बोली, हसन मियाँ, अगर तुम्हें 20 अशर्फिया कम लगती हो तो मैं 50 दे दूंगी। मैंने देखा कि वह 20 से एकदम 50 आ गई है तो समझ लिया कि इस टुकड़े का बहुत मूल्य होगा। मैं फिर भी चुप रहा। उसने कहा, अच्छा 100 अशर्फी ले लो, हालांकि मेरा पति इतने दाम देने पर क्रुद्ध होगा। मैंने कहा, देखो भाई, मैं इसे 1,00,000 अशर्फियों से कम पर न बेचूंगा। हाँ, तुम लोग पड़ोसी हो, इसीलिए ये कहता हूँ कि कोई दूसरा 1,00,000 अशर्फी से अधिक देगा तो भी तुम्हें ही 1,00,000 अशर्फियों में दूंगा। यहूदीन बढ़ते बढ़ते 50,000 अशर्फियों तक आ गई, किंतु मैं नहीं माना। तो वह कहने लगी कि शाम तक इसे किसी के हाथ न बेचना। शाम को मेरा पति आकर तुमसे खुद ही बात करेगा। शाम को बूढ़ा यहूदी आया। उसने दिए की रोशनी में हीरे को भली भांति परखा और उसके खरेपन को उसे विश्वास हुआ तो बोला, मेरी पत्नी इसकी 50,000 अशर्फिया लगा रही है, मैं 70,000 लगाता हूँ, उससे अधिक न दे सकूंगा। मैंने कहा, तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने बताया होगा कि मैं हीरे को 1,00,000 अशर्फियों से कम पर बेचने को तैयार नहीं हूँ। अगर तुम इतने पर उसे लेने को तैयार नहीं हो तो मैं दूसरे जौहरी से सौदा करूंगा। काफी झिकझिक करने के बाद यहूदी जौहरी 1,00,000 अशर्फियों के सौदे पर राजी हो गया, क्योंकि हीरा बहुत बड़ा था और 1,00,000 अशर्फियों में खरीद कर भी यहूदी को बड़ा मुनाफा होना था। यहूदी ने मुझे 2,000 अशर्फिया बयाने में दी और कहा कि कल शाम तक मैं पूरा दाम दे दूंगा और हीरा ले जाऊंगा। दूसरे दिन यहूदी जौहरी ने अपने कई मित्रों से कर्ज लेकर 98,000 अशर्फिया मुझे दी और हीरा ले लिया। इतना धन पाकर मैंने ईश्वर का धन्यवाद दिया। उसी भगवान के दिए हुए द्रव्य से मैंने धनवानों जैसा गृहस्थी का सामान खरीदा और मेरी पत्नी ने भी अपने लिए और लड़कों के लिए अच्छे कपड़े बनवाए। मैंने रहने के लिए एक बड़ा मकान खरीदा, उसमें पर्दे, फर्श आदि लगवाए। मैंने अपनी पत्नी से कहा, हमें इतना पैसा जरूर मिल गया है, लेकिन अपना पेशा मैं पैतृक ही रखूंगा। वह भी इस बात से सहमत हुई। मैंने अपनी पूंजी का कुछ भाग ही व्यापार में लगाया, शेष को सावधानी से रख दिया ताकि आड़े समय काम आए। मैंने नगर के कई कारीगरों को नौकरी पर रखा और कई 100 अशर्फिया देकर नगर में रस्सी बटने वाले बहुत से कारखाने लगवाए। कई विश्वस्त व्यवस्थापक भी रखे
जिन्होंने उन कारखानों का भार संभाल लिया। इस समय बगदाद नगर में कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें मेरा रस्सी बटने वाला कारखाना मौजूद न हो। इसी प्रकार अन्य बड़े नगरों और जिलों के प्रशासन केंद्रों में भी मैंने रस्सी के कारखाने खोले। वहां व्यवस्थापक और हिसाब किताब के लिए मुनीमों को नौकर रखा। इससे मुझे बहुत धन प्राप्त हुआ। एक बड़ा पुराना मकान लिया जिसमें जमीन बहुत थी। उसकी इमारत तुड़वाकर वही एक बड़ी इमारत बनवाई। वही कल आपने देखी थी। उसे मैंने अपना केंद्रीय कार्यालय बनाया और घर का अतिरिक्त सामान भी वही रखा। पुराने घर को छोड़कर नए घर में जा बसा। काफी दिन बाद साद और सादी मेरे पुराने मकान में मुझे पूछते हुए आए। मोहल्ले के लोगों ने कहा कि अब उसे हसन कोई नहीं कहता, अब उसे ख्वाजा हसन हव्वाल कहकर बुलाते हैं और वह उस मोहल्ले में एक बड़े मकान में रहता है। उसका बहुत बड़ा कारोबार हो गया है। वे दोनों मित्र मुझे पूछते हुए मेरे घर आए। उस समय सादी को यह बिल्कुल विश्वास न हुआ कि साद के दिए हुए पैसे से मेरी दशा बदली है। वह समझता था कि मैंने अशरफियों के खोने की 2 बार झूठी कहानी गढ़ी है। उसने साद से कहा कि हसन ने 2 बार मुझसे झूठ बोला कि मेरी दी हुई अशरफिया उससे खो गई है। यह व्यापार उसने कहाँ से बढ़ाया अगर वे अशरफिया खो गई थी? किंतु उसने कहा कि हसन ने सच बोला या झूठ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे उसकी समृद्धि देखकर प्रसन्नता ही होगी। यह मानने को मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि जो तांबे का पैसा तुमने उसे दिया था उससे वो अमीर बना है। साद ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल निर्मूल है। मैं हसन को बहुत दिनों से जानता हूँ। वह निर्धन था किंतु उसकी झूठ बोलने की कभी आदत नहीं थी। जो कुछ भी उसने उन अशरफियों के बारे में कहा सब सच होगा। तुम्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि मेरे 1 पैसे की बदौलत ही उसका व्यापार इतना चमका है। इसी प्रकार बहस करते करते वे मेरे घर आए। उन्होंने दरवाजे पर आवाज दी तो दरबान ने फाटक खोल दिया। सादी अंदर बहुत से नौकरों को देखकर डरा कि किसी सरदार के मकान में तो नहीं आ गया। उसने दरबान से पूछा कि ख्वाजा हसन हव्वाल यही रहते हैं? दरबान ने कहा, यही रहते हैं और इस समय अपनी बैठक में बैठे हैं। आप अंदर जाइए, नौकर आपके आने की सूचना उन्हें दे देगा। उन दोनों के आने की सूचना मिली तो मैं उन्हें बुलाने के बजाय दीवान खाने से उठकर उनके स्वागत के लिए चला। उन्हें देखकर मैंने दौड़कर सम्मानार्थ उनके वस्त्र चूमे। वे मुझे गले लगाना चाहते थे किंतु मैंने ऐसा न होने दिया क्योंकि उन्हें अब भी अपने से ऊंचा समझता था। अंदर ले जाकर मैंने उन्हें एक दालान में एक ऊंचे स्थान पर बिठाया। वे मुझे अपने बराबर बिठाना चाहते थे किंतु मैंने कहा, महानुभाव, मैं ये नहीं भूला कि मैं वही रस्सी बटने वाला हसन हूँ और आप लोग मेरे उपकार करता है। मैं उनके सामने बैठ गया और हम लोगों में प्रारंभिक शिष्टाचार की बातें होने लगी। सादी ने कहा, हसन भाई, तुम्हारी इस समृद्धि को देखकर मुझे अतीव प्रसन्नता हो रही है। मैं जैसा तुम्हें देखना चाहता था वैसे ही तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे ये विश्वास है कि तुम्हारी सारी समृद्धि उन 400 अशरफियों के कारण हुई है जो मैंने 2 बार में तुम्हें दे दी थी। अब यह सच सच बताओ कि दोनों बार मुझसे झूठ क्यों बोले थे कि अशरफिया तुमसे खो गई है? साद मन ही मन कुड़ता हुआ उसकी बातें सुनता रहा और उसके चुप हो जाने पर बोला, तुम क्यों अपनी बेतुकी हाके जा रहे हो और क्यों हसन को झूठा बना रहे हो? मैं तुमसे कह चुका हूँ कि यह झूठा आदमी नहीं है। इस पर उन दोनों में फिर तकरार हो गई। मैंने कहा, सज्जनों, आप लोग मेरी बात को लेकर आपस में झगड़ा न करें। आप सच मानो या झूठ, अशरफिया मुझसे उसी तरह खो गई थी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था और यह धन संपदा मैंने प्राप्त कैसे की वह मैं आपको भी अभी बताता हूँ। इसके बाद सरकार, मैंने मछली के पेट से हीरे के निकलने की बात जैसी अभी आपके सम्मुख बताई है वैसे ही उन्हें बताई। इस पर सादी ने कहा, हसन, उस छोटी मछली के पेट से इतना बड़ा हीरा निकलने की बात ऐसी ही है जैसी कि चील के पगड़ी ले जाने की बात। इन बातों पर किसे विश्वास होगा? भूसी की नान में रखी हुई अशरफियों की बात संभव है किंतु विश्वास मुझे उस पर भी नहीं। खैर छोड़ो, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। इसके बाद दोनों विदा होने के लिए उठे। मैंने कहा, आप लोगों ने इतनी कृपा करके मेरी कुटिया को पवित्र किया है, मेरी इतनी प्रार्थना भी स्वीकार करे, रात को यही ठहरे और कल मेरे साथ चलकर मेरे देहात के मकान को भी देखे। मैंने मनोरंजन के लिए बनवाया है और जहाँ मैं काम से थक कर आराम करने के लिए चला जाता हूँ। पहले तो उन्होंने ये बात नहीं मानी लेकिन मैंने बहुत जोर दिया तो वे रुकने को राजी हो गए। मैंने उनके लिए भांति भांति के व्यंजन बनवाए। उन्हें मैंने अपने घर का मूल्यवान सामान दिखाया। ये सब देखकर बड़े प्रसन्न हुए और हंसी मजाक की बातें करते रहे। भोजन तैयार होने पर मैं उन्हें अपने भोजन कक्ष में ले गया। वहाँ मेरे सेवकों के तैयार किए हुए नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे। जगह जगह उचित स्थानों पर बड़े बड़े दीप जल रहे थे।
एक ओर गायक वादक मधुर स्वरों में गा बजा रहे थे, दूसरी ओर नर्तकों और नर्तकियों का कला प्रदर्शन हो रहा था। भोजन के उपरांत उन लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत से खेल तमाशों का भी प्रबंध किया गया। इसके बाद हम लोग सो रहे। सुबह उठकर नित्य कर्म से निश्चित होने के बाद हम लोग एक नाव पर सवार हुए और नदी की राह से मेरे देहात वाले मकान की ओर रवाना हुए। कुछ घंटों में हम वहां पहुंच गए। नाव से उतरकर हम लोग गांव की सैर करते हुए मेरे देहाती मकान में आए। वहां भी मैंने कारखाना लगा रखा था। वे लोग घर और कारखाने की साज सज्जा को देखकर खुश हुए। फिर मैं उन्हें उस वाटिका में ले गया जो मैंने वहां लगवाई थी। बाग में तरह तरह के फलों और फूलों के वृक्ष लगे थे। नदी से पक्की नहरों द्वारा सिंचाई का पानी वहां आता था। पेड़ों पर तरह तरह के पके फल लगे थे। तरह तरह के फूल चारों ओर सुगंध बिखेर रहे थे। जगह जगह फव्वारे और ऊपर से नीचे गिरने वाली पानी की चादरें दिखाई दे रही थी। वे दोनों मित्र यह सब देखकर और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे इस बात का धन्यवाद दिया कि मैंने उन्हें इतने सुंदर स्थान की सैर कराई। साथ ही उन्होंने मुझे हृदय से आशीर्वाद भी दिया कि मेरी समृद्धि और बढ़े। फिर मैं उन्हें बाग ही में बने हुए एक छोटे से मकान में ले गया। दोपहर के भोजन का प्रबंध मैंने उसी बगीचे के मकान में किया था। वहाँ एक सुंदर और स्वच्छ स्थान पर, जहाँ मसनद तकिए लगे हुए थे, उन लोगों को बिठाया। उन लोगों को यहाँ लाने के 2-3 दिन पहले मैंने अपने 2 पुत्रों और उनके शिक्षक को देहाती मकान में वो हवा बदलने के लिए भेज रखा था। वे लड़के भी बाग में चिड़ियों के घोंसले तलाश करते घूम रहे थे। एक पेड़ पर उन्हें एक बड़ा और सफेद घोंसला दिखाई दिया। वे छोटे भी थे और पेड़ों पर चढ़ना भी नहीं जानते थे। इसीलिए उन्होंने एक नौकर से कहा कि ऊपर चढ़कर उनके खेलने के लिए वो घोंसला उतार लाए। नौकर पेड़ पर चढ़ा तो उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि घोंसले में एक पगड़ी रखी है, जिसका एक सिरा हवा के कारण घोंसले के चारों ओर लिपट गया है। नौकर ने वो घोंसला उतार कर लड़कों के हाथ में दे दिया। लड़के मेरे पास घोंसला लेकर दौड़े आए और खुश होकर उछल कूद करने लगे। देखिए अब्बा, ये घोंसला कपड़े का बना हुआ है। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य हुआ ही साद और सादी मुझसे भी अधिक आश्चर्यान्वित हुए कि घोंसले में इतना बड़ा कपड़ा कहाँ से आया। मैंने कपड़े को देखा तो मालूम हुआ कि यह पगड़ी है, और वही पगड़ी है जो मेरे सिर से चील ले उड़ी थी। मैंने दोनों मित्रों से कहा, देखिए यह वही पगड़ी है या नहीं जो मैं उस दिन पहने बैठा था। साद ने कहा, मैंने तुम्हारी पगड़ी पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए यह नहीं कह सकता कि यह वही पगड़ी है या नहीं। सादी ने कहा, मैं भी तुम्हारी पगड़ी नहीं पहचानता, लेकिन अगर यह वही पगड़ी है तो इसमें बाकी बची हुई 190 अशर्फिया भी होगी। मैंने कहा, मैं तो पहचानता हूँ, यह पगड़ी वही है जिसे चील ले गई थी। मैंने पगड़ी को घोंसले से उठाया तो वह काफ़ी भारी लगी। मैंने उसकी तह खोली तो उसमें से थैली निकली। मैंने सादी से कहा, मेरी पगड़ी नहीं पहचानते, किंतु आप ये थैली तो पहचानते ही होगे। दरअसल मुझे सादी के अविश्वास पर रोष आया था, किंतु उसका एहसान याद करके मैंने पहले कुछ नहीं कहा था। सादी ने कहा, यह थैली तो वाकई वही है जो मैंने तुम्हें दी थी, इसमें अशर्फिया भी होनी चाहिए। मैंने थैली खोलकर उसके सामने उलट दी, कहा कि अशर्फिया भी गिन लीजिए। उसने अशर्फिया गिनी तो उनकी संख्या ठीक 190 निकली। सादी ये देखकर लज्जित हुआ, किंतु उसने कहा, तुम्हारी एक बार की कही हुई बात तो साबित हो गई, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि 1 पैसे में तुम्हारी किस्मत बदली है। 400 अशर्फियों से न सही, उन 200 अशर्फियों से जरूर व्यापार आरंभ किया होगा जो मैंने तुम्हें दूसरी बार दी थी। मैं इस पर चुप हो रहा, किंतु साद ने फिर उसे टोका कि तुम बेकार की जिद पर अड़ गए हो। दोनों में फिर से वही बेतुकी बहस शुरू हो गई। खैर, भोजन आया तो बहस खत्म हुई। भोजन के बाद हम लोग वही सो रहे। साद और सादी को दूसरे दिन जरूरी काम था और रात ही में हम लोगों को लौटना था। रात में धारा से उल्टे चलकर नदी की राह से वापस होने में कोई तुक न था। इसीलिए हम तीनों शाम को घोड़ों पर सवार होकर बगदाद को रवाना हुए। हमारे साथ 3 गुलाम थे। रात काफी हो गई थी तो हम एक जगह उतर गए। घोड़ों को शाम को दाना नहीं मिला था, इसीलिए मैंने दासों से कहा कि कहीं से घोड़ों के चारे का प्रबंध करें। रात हो जाने से सारी दुकानें बंद हो गई थी, सिर्फ एक परचून की दुकान खुली थी। दाना तो नहीं मिला, किंतु भूसी से भरी एक नान मिली। मेरे दासों ने इसी को गनीमत जाना और भूसी के दाम देकर और सवेरे खाली नान के वापस करने का वादा करके नान उठा लाए। एक नौकर नाद में से भूसी निकाल निकाल कर घोड़ों को देने लगा तो उसका हाथ एक पोटली पर लगा और उसे वह मेरे पास ले आया ताकि सवेरे दुकानदार को थैली दे दी जाए। मैंने पोटली को देखा तो पहचान गया कि यह वही पोटली है जिसमें अशर्फिया बांधकर मैंने भूसी की नान में रखा था।
बाहर जाकर नान को देखा तो उसे भी पहचान लिया कि मेरी ही है। मैंने दोनों मित्रों को बुलाकर नांद और उसमें से निकली पोटली दिखाई। फिर पोटली खोलकर उसमें की अशरफिया सादी के सामने उलट दी और कहा, इन्हें गिन लीजिए। उसने गिनी तो पूरी 190 निकली। सादी ने कहा, अब मुझे हसन की सत्यवादिता पर और तुम्हारे सिद्धांत पर पूरा विश्वास हुआ कि धन न पूंजी के बल पर आता है न उद्यम के बल पर, बल्कि भाग्य से मिलता है। इसके बाद हम सो रहे और सवेरे बगदाद आ गए, जहां दोनों मित्र मुझसे विदा होकर अपने घर चले गए। खलीफा ने हसन की पूरी कहानी सुनकर कहा, हसन मियाँ, तुम्हारे पड़ोसियों से सुना था कि तुम धन को समझबूझकर खर्च करने वाले आदमी हो। तुम्हारी कहानी से मालूम होता है कि तुम सीधे, सच्चे और सभ्य आदमी भी हो। तुम जिस हीरे की बात कर रहे हो वह खजाने में है। मैंने उसे यहूदी जौहरी से 1.5 लाख अशरफियों में खरीदा था। तुम सादी को यहाँ भेजना कि वह हीरा देखे और इत्मीनान कर ले। तुम मेरे कोषाध्यक्ष के पास जाकर मेरा आदेश दो कि वह तुम्हारे मुंह से हीरे की प्राप्ति का वृत्तांत सुने और लिखवा कर हीरे के साथ रखवा दे। यह कहकर खलीफा ने हसन को विदा होने के लिए इशारा किया। वह सिंहासन का पाया चूमकर वापस हुआ। बाबा अब्दुल्ला और सिद्दी नुमान भी खलीफा के सिंहासन का पाया चूमकर अपने अपने घरों को चले गए। कहानी सुनकर दुनियाजाद ने उसकी प्रशंसा की और पूछा कि और कोई कहानी भी आती है या नहीं। शहरजाद ने कहा कि एक बड़ी मनोरंजक कहानी है, किंतु शहरयार ने कहा, अब सवेरा हो गया है, दूसरी कहानी कल से शुरू करना। अगर आप भी शहरजाद की अगली मनोरंजक कहानी सुनना चाहते हैं तो अलिफ लैला की आने वाली कहानी सुनिए। और इससे पहले की कहानियाँ सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे क्लिक करके आप सुन सकते हैं। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।